नमस्कार। आज हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल है एम सेंटी का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिर रहा है जिसका प्रतिरोध वेग का म्यू गुणा है। यदि कण विराम अवस्था से डाला जाए तो सिद्ध कीजिए कि टी समय में गिरी हुई दूरी ये होगी। तो देखिएगा, एक कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है। सपोज यहां से ओ से कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है। तो मान लिया टी समय पश्चात कण बिंदु पी पर है जहां ओपी इक्वल टू एक्स है। अब ओपी इक्वल टू एक्स आपने ले लिया, तो देखिए गति का समीकरण लिखेंगे अपन। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कण की गति का समीकरण। गति का समीकरण, अब गति का जो समीकरण है वो हम ऐसे लिखेंगे एम d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू। देखिए यहाँ जो कण है इसके ऊपर दो बल कार्यरत होंगे। पहला तो कण का भार mg जो कि हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। तो देखिए नीचे की ओर यानी x के बढ़ने की दिशा में, x के बढ़ने की दिशा में कार्य कर रहा है तो mg पॉजिटिव लिखेंगे। और दूसरे जो प्रतिरोधी बल है वो आपको दिया हुआ है प्रतिरोध वेग का म्यू गुणा है, और ये पहले ही m सेंटी के लिए दिया हुआ है। तो अब इसको m से और गुणा नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो वेग का म्यू गुणा वेग का म्यू गुणा होगा, और चूंकि कण नीचे की ओर गिर रहा है इसलिए जो प्रतिरोधी बल है ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो ये आपके पास में जाएगा म्यू, और वेग अगर v है तो v, और ऊपर की ओर कार्य कर रहा है यानी x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए आप इसको नेगेटिव लेंगे माइनस म्यू v। अब इसको हल कर लीजिए भी। आपको सिद्ध क्या ये ज्ञात करना है, t समय में गिरी हुई दूरी यानी कि x ज्ञात करना है, और x का जो मान है वो t के टर्म्स में आ रहा है, यानी संबंध आपको ज्ञात करना है x और t में। अब x और t में संबंध ज्ञात करना है, इसलिए हम अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे सबसे पहले x और t में। तो x और t में अवकल समीकरण बनाएंगे। देखो यहाँ x और t है तो n d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस म्यू, v को अपन लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो अवकल समीकरण आप देख सकते हैं x और t में बन गया। इस अवकल समीकरण को हल कर लीजिए, x और t में संबंध मिल जाएगा आपको, और ये दूरी भी मिल जाएगी। तो m से डिवाइड अगर कर लेंगे तो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आ जाएगा g माइनस म्यू बटा n dx अपॉन dt। इसका हम पक्षांतरण कर लेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा म्यू बटा m, प्लस म्यू बटा m dx अपॉन dt इक्वल टू, इधर से आपके पास में बचा g, तो ये आ गया g। अब ये जो अवकल समीकरण है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल डी स्क्वायर प्लस म्यू बटा एन कैपिटल डी एक्स इक्वल टू जी। यहाँ जो कैपिटल डी है इसका मतलब ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अवकल समीकरण इस प्रकार से बन गया। इस अवकल समीकरण को आप देख सकते हैं अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण बन गया। तो अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसको हल करने के लिए आप ज्ञात करेंगे CF और PI। सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे। CF ज्ञात करने के लिए हमें सहायक समीकरण लिखना होगा, तो हम लिख रहे हैं इसका सहायक समीकरण। सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण लिखने के लिए आप लोग क्या कर लेंगे, D के स्थान पर कैपिटल M कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल M स्क्वायर प्लस म्यू बटा स्मॉल m इंटू कैपिटल M इक्वल टू 0। तो इसको हल करके आप कैपिटल M का मान ज्ञात करेंगे। तो कैपिटल M ले लीजिए कॉमन, कैपिटल M को हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा कैपिटल M प्लस म्यू बटा n इक्वल टू 0। इसका मतलब कैपिटल M इक्वल टू 0, और एक आपके पास में रहेगा माइनस म्यू बटा m। तो m के दो मान आपको मिल गए, एक तो 0 मिल गया और एक आपको मिल गया माइनस म्यू बटा m। ये दोनों मिल गए तो हम लिखेंगे CF।
अब सी एफ लिखेंगे आप लोग, तो सी एफ लिखिए। कैसे लिखेंगे सी एफ, क्योंकि दोनों मूल वास्तविक है, तो सी एफ इस प्रकार से लिखेंगे सी वन ई की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा वो तो, प्लस सी टू ए की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम, म्यू टी अपॉन एम, ये सी एफ आइएगा। इसके बाद आप लोग ज्ञात करेंगे पी आई। पी आई कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन एफ डी, एफ डी का मतलब डी स्क्वेयर प्लस म्यू बटा एम डी, और बराबर में आपके पास में जो फलन है ये जी है, तो ये लीजिएगा जी। अब यहां से देखो, इसको हल करने के लिए आप क्या करता है, ये जी यानी कि अचर है ना जी, तो अब जी अचर है इसलिए हम जी को बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस, और इसमें से म्यू अपॉन डी कॉमन ले लेते हैं, म्यू बटा एम डी, इसको अपन ने कॉमन ले लिया ताकि एक पद 1 हो जाएगा, तो 1 और प्लस, इसको जब कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा एम बटा म्यू यहां पर, और बचेगा डी। ठीक है, ये लीजिएगा 1, तो अब जी एक के बटा में ना ये वाला म्यू बटा एम, तो ये हो जाएगा एम जी अपॉन म्यू 1 अपॉन डी, और ये हो जाएगा 1 प्लस एम बटा म्यू डी, और इसकी पावर -1। तो देखते हैं भाई अब क्या बनता है, देखिएगा एम जी अपॉन म्यू 1 अपॉन डी, ये आ गया आपके पास में, इसको हल करिएगा तो ये आ जाएगा एम जी अपॉन म्यू 1 अपॉन डी, इसका प्रसार करिए द्विपद प्रमेय से, तो सबसे पहले आ जाता है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर -1, ऐसा जो प्रसार होता है द्विपद प्रमेय से, इसका जानते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसा होता है। तो यहाँ पर इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एम बटा म्यू डी, एम बटा म्यू डी, ठीक है, और प्लस आगे वालों की अपने को आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके बाद में जो पद आएगा उसमें देखिएगा डी, एम बटा म्यू डी, ऐसा था। तो अगला जो पद आएगा उसमें डी स्क्वायर आएगा, और डी स्क्वायर का मतलब, या डी का मतलब होता है अवकलन, तो 1 का जो अवकलन है वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एम जी अपॉन म्यू 1 अपॉन डी, इसको अंदर ऑपरेट कर देते हैं 1 अपॉन डी को, तो अंदर ऑपरेट कर देंगे तो 1 अपॉन डी माइनस एम बटा म्यू, और यहाँ बचेगा 1, बस डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है, और ये बाहर आपका 1 है, तो एम जी अपॉन म्यू। अब 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, और समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग यहाँ, टी के सापेक्ष, क्योंकि जो ऑपरेटर था अपने पास में डी बाई डी टी था, तो टी के सापेक्ष इसका जब समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा टी, और माइनस एम बटा म्यू यहाँ अचर है, तो ये आपके पास में आ जाएगा एज इट इज, तो एम बटा म्यू, ठीक है ना, ये आपके पास में आ गया क्या पी आई, और सी एफ और पी आई दोनों को लिख देंगे आप लोग, तो इसलिए अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, ये आपके पास में जाएगा x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ और पी आई वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तब देखते हैं x इक्वल टू क्या लेंगे। सबसे पहले हम लोग सी एफ लिखेंगे, सी एफ को जब जैसे लिखेंगे तो एक तो ये आ गया आपके पास में C1 और प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम, इसके बाद पी आई को लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस एम जी अपॉन म्यू इंटू टी, और इसके बाद में ये वाला जो पद होगा ना इसमें देखो अचर होगा ना, एम जी अपॉन म्यू को जब एन बटा म्यू से गुणा करेंगे तो पूरा अचर पद होगा,
और यहाँ पर देखो C1, ये भी अचर पद है, तो दो अचर पद जोड़ के लिखे तो वो एक अचर ही होता है, इसलिए अचर पद को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो C1 में काउंट हो जाएगा, इसलिए हम इस अचर पद को नहीं लिखेंगे। या आपके पास में x आ गया। अब इसमें आपको C1 और C2 का मान ज्ञात करना है। अब C1 C2 का मान ज्ञात करने के लिए देखो प्रारंभिक कंडीशन यूज करेंगे, जहां t का मान 0 बिंदु पर x का मान भी 0 और वेग v का मान भी 0 है। वेग ज्ञात करने के लिए आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा एक बार t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन जैसे करेंगे तो dx अपॉन dt बनेगा, जिसको हम वेग कहते हैं v, तो v इक्वल टू dx अपॉन dt। C1 का अवकलन 0 हो जाएगा, C2 यहाँ अचर है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m, इसके बाद में t का गुणांक है यहाँ माइनस म्यू बटा m, तो यहाँ आ जाएगा माइनस म्यू बटा m, और mg अपॉन म्यू अचर है, mg अपॉन म्यू ये अचर हो गया, तो और t का अवकलन 1 हो जाएगा। इसको आप कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चूंकि प्रारंभ में t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। और ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। पहले समीकरण में करिए तो x इक्वल टू C1 प्लस यहाँ t का मान 0 करोगे तो ये C2 और e की पावर 0 हो जाएगा 1 और t का मान 0 करने पर 0 और x का मान 0 था ना, x का मान भी 0 कर दीजिएगा, तो 0 इक्वल टू C1 प्लस C2। इसमें दूसरे में जब करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा तथा इसमें देखते हैं वेग भी, ये तो हो गया 0 इक्वल टू माइनस म्यू बटा m C2 माइनस म्यू बटा m C2 और ये तो 1 हो जाएगा t e की पावर 0 और प्लस ये बचेगा mg अपॉन म्यू प्लस mg अपॉन म्यू। ठीक है भाई, तो यहां से C2 का मान आपको मिल जाएगा। इसका जैसे पक्षांतरण करेंगे तो म्यू बटा m C2 इक्वल टू mg अपॉन म्यू, तो यहां से C2 का मान आपके पास में जाएगा m स्क्वायर बटा म्यू स्क्वायर g। ठीक है, ये C2 का मान आपके पास में आ गया और C2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो C1 का आ जाएगा। इसलिए जो C1 है यहाँ से आप देख सकते हैं पक्षांतरण करेंगे तो C1 बराबर होगा माइनस C2 के और माइनस C2 का मान ही आ गया m स्क्वायर g बटा म्यू स्क्वायर। अब C1 और C2 दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, x आपको मिल जाएगा। इसलिए x इक्वल टू सबसे पहले C1 का मान हो गया माइनस m स्क्वायर g बटा म्यू स्क्वायर, इसके बाद में है प्लस C2, तो C2 का मान लिख दीजिए m स्क्वायर g बटा म्यू स्क्वायर e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m, e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m और प्लस mg अपॉन म्यू टी प्लस mg अपॉन म्यू टी। देन x इक्वल टू, अब इसमें से देखो g m स्क्वायर बटा म्यू स्क्वायर g, आपको तो कॉमन ले लो इसको, g m स्क्वायर बटा म्यू स्क्वायर, इसको कॉमन ले लीजिए। अब देखते हैं क्या बनेगा। इसमें से g भी कॉमन आ गया, m स्क्वायर भी कॉमन आ गया, बटा म्यू स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा -1 और प्लस यहाँ से g m स्क्वायर बटा म्यू स्क्वायर, इसमें से ये कॉमन आ गया पूरा, तो यहाँ बचेगा e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m और प्लस इसको देखिएगा यहाँ g था कॉमन आ चुका है बाहर, m कॉमन आ गया लेकिन m स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक m बटा में आ जाएगा, तो ये लीजिएगा बटा में m। इसके बाद में देखो बटा म्यू स्क्वायर कॉमन लिया है, जबकि यहाँ बटा में केवल म्यू था, इसका मतलब म्यू ऊपर आ जाएगा
और तो ये बचा म्यू बटा एन टी। अब देखिएगा ये एक्स आपके पास में आ गया। अब इसको व्यवस्थित कर दीजिए, जैसा आपको सिद्ध करना है वैसा व्यवस्थित करके लिख लीजिएगा। तो इसलिए x इक्वल टू जी एन स्क्वायर बटा म्यू स्क्वायर, इसको तो आपने कॉमन लिया है। इसके बाद में देख लीजिए e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एन, ये -1 और ये प्लस म्यू टी अपॉन एन, म्यू टी अपॉन एन। ये आ गया आपके पास में टी समय पश्चात गिरी हुई दूरी, यही हमें सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर एम शक्ति का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध वेग का n के गुणा हो तो सिद्ध कीजिए कि कण की अधिकतम ऊंचाई होगी v स्क्वायर बटा जी लैम्डा माइनस log 1 प्लस लैम्डा, जहाँ कैपिटल V माध्यम में कण का अंतिम वेग है और लैम्डा भी इसका प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है। और फिर प्रदर्शित कीजिए कि इसके संगत जो समय होगा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय होगा ये v बटा जी log 1 प्लस लैम्डा होगा। देखिएगा सबसे पहला तो हम कण का अंतिम वेग लिखेंगे। तो अंतिम वेग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा कण को बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, तो मान लिया कि t समय पश्चात कण इस बिंदु P पर पहुंच जाता है। अब बिंदु P पर पहुंच गया तो मान लिया कि OP इक्वल टू x है। तो माना बिंदु O से कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। और मान लिया कि t समय पश्चात कण बिंदु P पर है। तो माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर है, बिंदु P पर है, इसलिए कण की गति का समीकरण, इसलिए कण की गति का समीकरण। ठीक है भाई, देखिए गति का समीकरण हम लोग लिख रहे हैं। अब गति का समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए भाई जो बल होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल, यहाँ जो कण है इसके ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो कण का जो भार है ना। अब एक बार अंतिम वेग के लिए लिख रहे हैं, चलो मैं लिखता हूँ बात। तो गति का समीकरण m d2x अपॉन dt स्क्वायर, और अब देखिए कण का जो भार है हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, यानी x के घटने की दिशा में, क्योंकि अपन कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो ऊपर की ओर जब कण जाएगा तो x बढ़ेगा, नीचे की ओर आएगा तो x घटेगा। तो x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है तो -mg। और जो प्रतिरोधी बल है ये आपको दे दिया गया है वेग का m के गुणा है। अब चूंकि कण ऊपर की ओर जा रहा है तो प्रतिरोधी बल नीचे की ओर कार्य करेगा m kV। तो ये भी x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है तो -m kV। अब सबसे पहले हमें कण का अंतिम वेग ज्ञात करना, तो एक बार तो ये इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू -g माइनस kV। इसको तो नंबर फर्स्ट कर देते हैं। और चूंकि कण का अंतिम वेग है कैपिटल V, तो समीकरण एक में स्मॉल v का वैल्यू आप कर देंगे कैपिटल V, और d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू आप लोग कर देंगे 0। इसलिए अब देखिएगा अंतिम वेग याद करें, तो चूंकि ऊपर की ओर जब कण जाएगा तो आपको अंतिम वेग मिल नहीं सकता। तो अंतिम वेग आपको कब मिलेगा, जब कण नीचे की ओर वापस लौटेगा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा और फिर जब वापस नीचे की ओर लौटेगा। तो जब नीचे की ओर गिरेगा तो जो आपका ये प्रतिरोधी बल है इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, ये ऊपर की ओर कार्य करने लगेगा। ऊपर की ओर कार्य करने का मतलब x के बढ़ने की दिशा में, तो ये तो 0 हो जाएगा और इक्वल टू ये -g रहेगा। और प्रतिरोधी बल x के बढ़ने की दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए +kV हो जाएगा।
तो यहां से जो कैपिटल वी है इसका मान आपके पास में आ जाएगा जी अपॉन के। तो इसलिए समीकरण एक से अब समीकरण एक को मैं फिर से लिख रहा हूं, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी। तो यह आ जाएगा माइनस जी और माइनस के वी। तो के का जो मान है वो यहां से लिख देंगे जी बटा वी। तो ये लिख दिया अपन जी बटा वी और इंटू स्मॉल वी। ठीक है, एक गति का समीकरण आपके पास में आ गया। अब यहां से हमें ज्ञात करना है कण की अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम संबंध ज्ञात करेंगे v और x में, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई का मतलब ये दूरी तो है, तो एक तो आपको x चाहिए और दूसरा हम जानते हैं अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग हो जाता है 0, इसलिए हम संबंध यहाँ निकालेंगे v और x में। अब v और x में संबंध निकालेंगे, इसलिए जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है इसको अपन लिख सकते हैं v dv अपॉन dx इक्वल टू, इनमें से देखिए माइनस जी कॉमन आ जाएगा और कैपिटल V एलसीएम बन जाएगा। तो कैपिटल V जब एलसीएम बन जाएगा तो ये जी बटा वी और बचेगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v। अब चरों को पृथक करिए और समाकलन करिए। तो चर पृथक करेंगे तो हो जाएगा स्मॉल v dv और बटा में जाएगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल टू इधर से बचा है माइनस जी बटा v dx। ठीक है, अब दोनों पक्षों का समाकलन कर लीजिए। समाकलन जैसे ही करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल v dv बटा कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल टू माइनस j बटा v अचर है और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसको हल करते हैं। देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए स्मॉल v के साथ में आप कैपिटल V को जोड़ देंगे और घटा देंगे। ऐसा जब करेंगे तो ये गए इंटीग्रेशन, कैपिटल V जोड़ दीजिए, जोड़ दिया तो कैपिटल V प्लस स्मॉल v और ये कैपिटल V घटा दिया बटा कैपिटल V प्लस स्मॉल v dv इक्वल टू माइनस जी बटा v और dx का समाकलन x हो जाएगा और एक अचर आप लोग जोड़ देंगे c1। इधर से इसको एक बार अलग अलग कर दीजिए तो कैपिटल V प्लस स्मॉल v बटा कैपिटल V प्लस स्मॉल v 1 हो जाएगा माइनस कैपिटल V बटा कैपिटल V प्लस स्मॉल v dv इक्वल टू माइनस जी एक्स बटा कैपिटल V प्लस c1। इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे 1 का हो जाएगा स्मॉल v माइनस, यहाँ कैपिटल V तो अचर है और 1 बटा कैपिटल V प्लस स्मॉल v, इसका जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन कैपिटल V प्लस c1। ठीक है भाई, और अब जो कंडीशन अपने पास में है उसको यूज करके हम c1 का मान ज्ञात करेंगे। तो चूंकि प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में जब आप कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तब x इक्वल टू तो 0 है और स्मॉल v इक्वल टू, देखो किस वेग से फेंका गया है कण को, लैम्डा v वेग से फेंका गया है। तो स्मॉल v का वैल्यू आप कर देंगे लैम्डा v। तो वैल्यू पुट करिएगा, वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल v यानी कि लैम्डा v हो जाएगा माइनस v लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v का मान लैम्डा v और इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन v और प्लस c1। x का मान 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो c1 तो c1 का मान आपको मिल गया है। c1 का मान मिल गया तो c1 का वैल्यू पुट कर देंगे अपन। अब c1 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ c1 का वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल v माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v का वैल्यू पुट करिएगा, सॉरी ये जो स्मॉल v रहेगा इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन v। तो लिख दीजिए माइनस
जी एक्स अपॉन वी और प्लस C1, तो C1 का भी रिपोर्ट करिए। तो ये आपके पास में आ गया प्लस लैम्डा वी माइनस वी लॉग कैपिटल वी, कॉमन भी आ जाएगा दोनों में से, तो बचेगा 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, ये अपने पास में आ गया v और x में संबंध। लेकिन हमें ज्ञात करना अधिकतम ऊंचाई। तो मान लिया कि सपोज कण की अधिकतम ऊंचाई है कैपिटल H, तो माना कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, माना अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, अतः x इक्वल टू तो कैपिटल H कर दो और स्मॉल v इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते ही कण का वेग हो जाता है 0, तो तथा स्मॉल v इक्वल टू 0 रखने का। अब ऐसा जब करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, स्मॉल v 0 हो गया माइनस v लॉग कैपिटल V, स्मॉल v 0 हो जाएगा इक्वल टू माइनस g बटा v और ये कैपिटल H स्मॉल x का मान प्लस लैम्डा v और फिर अब इसमें भी वैल्यू पुट करिए आगे, लैम्डा v के बाद में आ गया माइनस v लॉग कैपिटल V 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है तो इनका पक्षांतरण कर लीजिएगा, तो इसका पक्षांतरण कर लिया इधर, तो आ गया जी एच अपॉन वी इक्वल टू लैम्डा वी, इसका पक्षांतरण कर दीजिए प्लस हो जाएगा v लॉग v और फिर ये माइनस v लॉग v इंटू 1 प्लस लैम्डा। ठीक है ना, और अब यहां से इसको हल करेंगे, तो देखते हैं क्या बनेगा, जी एच अपॉन वी इक्वल टू लैम्डा वी और प्लस दोनों में से कैपिटल वी कॉमन हो जाएगा, वी कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा लॉग वी माइनस लॉग वी इंटू 1 प्लस लैम्डा, देन जी एच अपॉन कैपिटल वी इक्वल टू लैम्डा वी और प्लस वी, दोनों में लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग वी के बटा में आएगा, ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। तो अब एक बार यहां से इसको हल कर दीजिए, v बटा जी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों पक्षों को, v बटा जी से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू यहां पर तो हो जाएगा आपके पास में ये v स्क्वायर अपॉन जी, तो ये हो गया v स्क्वायर अपॉन जी लैम्डा और प्लस यहां बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन जी, और इसमें देखिएगा लोग 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस लैम्डा की घात -1 और घात आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ लॉग 1 प्लस लैम्डा। तो कैपिटल H इक्वल टू जी स्क्वायर बटा जी कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में बचा लैम्डा माइनस लॉग 1 प्लस लैम्डा, ये आपके पास में आ गई कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H। तो अधिकतम ऊंचाई तो हमने ज्ञात करी, अब ज्ञात करेंगे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो फिर से समीकरण 1 से, अब देखो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय ज्ञात कर रहे हो आप, तो एक तो आपको t चाहिए, दूसरा आप जानते हैं अधिकतम ऊंचाई पर कण का जो वेग है ये हो जाता है 0, तो इसलिए संबंध अपन ज्ञात करेंगे v और t में। तो समीकरण 1 से जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है उसको अब की बार अपन लिख लेंगे dv अपॉन dt, क्योंकि संबंध v और t में चाहिए आपको, और बराबर था माइनस g बटा v
इंटू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। चारों को पृथक कर लीजिए। चारों को पृथक करेंगे तो हो जाएगा आपके पास में डी वी, और ये बटा में आ जाएगा कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी इक्वल टू माइनस जे अपॉन वी डी टी। इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बटा कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी इक्वल टू माइनस जे बटा वी अचर है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसका समाकलन कर दीजिए डी वी बटा कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी का, तो ये आपके पास में आ जाएगा लॉग कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी इक्वल टू माइनस जे बटा वी डी टी का समाकलन टी हो जाएगा, और प्लस एक अचर हमने जोड़ दिया है C2। अब सबसे पहला काम अपना है C2 का मान ज्ञात करना। तो चूंकि प्रारंभ में देखिए जैसे ही आपने t इक्वल टू 0 है तो कण को किस वेग से फेंका है, लैम्डा v, तो स्मॉल v का वैल्यू कर दीजिए लैम्डा v। तो ऐसा जब करेंगे तो रहेगा लो कैपिटल V प्लस स्मॉल v का मान लैम्डा v इक्वल टू t का मान 0, और ये C2 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो C2 का मान रखने पर अब C2 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करिए C2 का, देखो क्या बनेगा। C2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लो कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल टू माइनस JT अपॉन V और प्लस C2। तो C2 का मान यहां से लिख देंगे लॉग कैपिटल V कॉमन भी ले लीजिएगा तो यह आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा। अब देखिएगा हमें ज्ञात करना है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो माना कि कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कैपिटल T समय लगता है। तो माना कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कैपिटल T समय लगता है। ठीक है ना, माना कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कैपिटल T समय लगता है, इसलिए इस समीकरण में आप लोग स्मॉल t का वैल्यू कैपिटल T कर देंगे, और आप जानते हैं अधिकतम ऊंचाई पर